आपको पता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एक नए रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन 2050 तक लगभग 500%, आई रिपीट 500% तक बढ़ सकता है सिर्फ क्लीन एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए। विंड, सोलर, जियोथर्मल पावर और एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉय करने में 3 बिलियन टन से ज्यादा मिनरल्स एंड मेटल्स लगेंगे ताकि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्लाइमेट टारगेट अचीव हो सके। और इसी वजह से 21st सेंचुरी का ग्लोबल पावर गेम ऑलरेडी बदल रहा है। एज वी ऑल नो 20th सेंचुरी में ये पावर गेम ऑयल के आसपास घूमता था, मतलब जिस देश के पास ऑयल वही किंग मेकर। अब कहानी रिपीट हो रही है, बस हीरो बदल गया है। आज का ऑयल है क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो इनविजिबल सुपर हीरोज हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइन्स, सोलर पैनल्स, सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स तक सबका बैकबोन है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मिनरल्स सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास हैं, मतलब जिसके पास इनका कंट्रोल, उनके हाथ में फ्यूचर का ग्लोबल पावर। अब अगर दुनिया में इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है तो इसके बारे में जानना तो जरूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से देश इन मिनरल्स के ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं, इंडिया का क्या गेम प्लान है और सबसे इंपॉर्टेंट वो 2 इंडियन लिस्टेड कंपनीज जो इस मेगा ट्रेंड के बिग विनर्स बन सकते हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और चलिए साथ में इन सब का जवाब ढूंढेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बात तो तय है कि ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिफेंस में, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मेडिकल इक्विपमेंट, यहां तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इन सब की जरूरत है। हम शायद आज ये सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक ऐसी कंट्री है जिसने इसकी प्लानिंग, इन मिनरल्स का कंट्रोल लेने की स्ट्रैटेजी कई सालों पहले कर ली थी। यस, You guessed it right, it's China. आज रेयर अर्थ माइनिंग का 60% कंट्रोल चाइना के पास है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग मार्केट का करीब 90% उनके कब्जे में है और क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग में भी उनका डोमिनेंस है। मैग्नेट्स, बैटरीज, अलॉयज, सब पर चाइना का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का पूरा चेन उनके कंट्रोल में है। और ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ है। चाइना ने अर्ली 2000s में ही ये शिफ्ट देख लिया था और उन्होंने अपनी प्लानिंग बिल्कुल शुरू कर दी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चाइना ने $56.9 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया, स्पेशली उन रीजन्स में जहां क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। What exactly they did? They started giving loans directly to local governments और कंपनीज को, लेकिन अपने स्टेट बैक्ड बैंक्स के थ्रू। ये लोन्स ऐसे डिजाइन किए गए कि इन मटेरियल्स का ओनरशिप चाइना के पास रहे, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क लोकल तरफ या इंटरनेशनल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसका रिजल्ट कोबाल्ट फ्रॉम कॉन्गो, लिथियम फ्रॉम लैटिन अमेरिका, निकल फ्रॉम इंडोनेशिया, सबके प्रोसेसिंग राइट्स चाइना के पास हैं। और जब जियोपॉलिटिक्स का हीट बढ़ता है, चाइना अपने इस मिनरल कंट्रोल को एक स्ट्रेटेजिक वेपन बना देता है। चाहे वो 2010 का जापान के साथ हुआ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन हो या फिर 2024 में सेमीकंडक्टर्स के जवाब में गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट पर यूएस के लिए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। बीजिंग हर मूव सोच समझकर खेलता है। यहां तक कि यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने खुद ये मान लिया है, देयर आर नो विंड टर्बाइन्स विदाउट कंसेशंस टू चाइना। यानी रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर डिफेंस तक डिपेंडेंसी इतनी गहरी है कि आज टैरिफ वॉर में चाइना अमेरिका के सामने एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पोजीशन में खड़ा है। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? इस पावर गेम में इंडिया कहां है? एक बात क्लियर है, अगर इंडिया को क्लीन एनर्जी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता बनाना है एंड बाय दैट इफेक्ट सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है, तो क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन पर कंट्रोल लेना होगा। एक बात अच्छी है कि अगर चाइना के पास 44 मिलियन टन्स के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स हैं, तो इंडिया के पास भी कम नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से विद 6.9 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, इंडिया इस रेस में 5th पोजीशन पर है। मोरोवर, इंडिया के पास दुनिया का बीच और सैंड मिनरल्स का 35% डिपॉजिट भी है, जो इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंट सोर्स है। लेकिन ये काफी नहीं है। सवाल यह है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस हैं तो रिफाइनिंग कैपेसिटी क्यों नहीं है? वो इसीलिए क्योंकि इन क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और हजार्डियस भी है। ये मिनरल्स नेचर में मिलते तो हैं, लेकिन प्योर मेटल फॉर्म में नहीं। ये हमेशा दूसरे मिनरल्स के मिक्स के अंदर केमिकली बॉन्डेड होते हैं। कई मिनरल्स तो यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं, इसलिए उनका एक्सट्रैक्शन हैजार्डियस होता है। आईईए के मुताबिक चाइना के बाहर कम ही देश रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स को सेफली स्टोर करने में इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। यानी एक तरफ चाइना सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है,
दूसरी तरफ इंडिया के पास रिसोर्सेज होते हुए भी रिफाइनिंग टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब सवाल है, इंडिया इस गैप को कैसे फिल करेगा? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत इंडिया पॉलिसी और डिप्लोमेसी दोनों से चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन इजी नहीं, हैवी टेक, एक्सपर्टीज और सेफ हैंडलिंग चाहिए, जो अभी इंडिया के पास फुल स्केल में तो नहीं है। जब तक रिफाइनिंग कैपेसिटी बनती है, इंडिया ने ग्लोबल सोर्सिंग नेटवर्क बनाया है। पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट फंडिंग, पॉलिसी सपोर्ट और MEA का डिप्लोमेटिक बैकअप मिल रहा है। अब तक इन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। ब्राजील और डोमिनिकन रिपब्लिक से टॉक्स चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने IEA जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ भी पार्टनरशिप की है। डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या चल रहा है? 2025 की शुरुआत में ही मिशन लॉन्च हुआ। गोल, आत्मनिर्भरता इन क्रिटिकल मिनरल्स। GSI को 2024 से 30 में 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का टारगेट। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट के बाद 24 क्रिटिकल मिनरल्स का ऑक्शन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास। 6 एटॉमिक मिनरल्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन। फॉरेन प्राइवेट एक्सप्लोरर्स को रिवर्स बिडिंग एंट्री और 13 ब्लॉक्स का ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एम क्या है? इंडिया ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का 10% मार्केट कैप्चर करे। इंसेंटिव्स प्लस पार्टनरशिप्स पैरेलल चल रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक रिफाइनिंग एक्सप्लोरेशन पुश, दूसरी तरफ ग्लोबल टाइप्स। तो यहां तक पूरी कहानी समझ में आ गई, पर अब मुद्दे की बात। हम एज इन्वेस्टर्स के लिए सवाल है, कौन से इंडियन स्टॉक्स इस मिनरल मेगा साइकिल के बिगेस्ट बेनिफिशियरीज बन सकते हैं? वी हैव 2 सीरियस कंटेंडर्स। स्टार्ट करते हैं GMDC से, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गुजरात सरकार की अंडरटेकिंग माइनर सेक्टर में 60 साल से ऊपर की लेगेसी के साथ गुजरात का टोटल मिनरल डिमांड का लगभग 1/3 सप्लाई करता है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसर होने के साथ GMDC बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, बेंटोनाइट, मैंगनीज और लाइमस्टोन भी माइन करता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर और सोलर प्लस विंड पावर सेगमेंट्स का एक्सपोजर है, लेकिन मेजर रेवेन्यू अभी भी माइनिंग से ही आता है। अब GMDC अपने अगले ग्रोथ चैप्टर में एंटर कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स। कंपनी ने छोटा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सप्लोरेशन शुरू की है, जिसके लिए 3000 से 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अर्मार्क किया गया है। हालांकि कमर्शियलाइजेशन कुछ साल दूर है, ग्राउंड वर्क अग्रेसिव है। शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा बेट है अंबाजी पॉलीमेटालिक माइन, 184 हेक्टेयर में स्प्रेड, जिसमें कॉपर, लीड, जिंक के हाई ग्रेड रिजर्व्स के साथ सिल्वर, कैडमियम, जर्मेनियम जैसे ट्रेस मेटल्स भी हैं। टोटल माइनेबल रिजर्व्स 7.3 मिलियन टन्स। प्लान है बेनिफिसिएशन प्लांट लगाकर कॉपर, जिंक, लीड कॉन्सेंट्रेट्स प्रोड्यूस करना, जो इंडिया का कॉपर इंपोर्ट गैप मतलब 95% इंपोर्ट्स कम करने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में GMDC ने 2851 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पोस्ट किया, लगभग 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो उनकी सेकेंड हाईएस्ट टॉप लाइन एवर थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ₹637 करोड़ तक पहुंचा, अप बाय 2% ईयर ऑन ईयर। Q1 FY26 में थोड़ा सॉफ्टनेस आया, रेवेन्यू 733 करोड़ रुपीस वर्सेस 818 करोड़ लास्ट ईयर। एबिटा मार्जिन भी 26% से हल्का सा गिरकर 23% पर आया है। लिग्नाइट सेल्स 23 लाख MT से गिरकर 19.8 लाख MT हुआ, साथ में रियलाइजेशंस भी कम रहे। लेकिन पॉजिटिव्स में देखो तो बॉक्साइट सेल्स डबल हुए, जिसका इंपैक्ट उसके हायर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में भी देखने को मिला। थोड़े रिस्क्स भी है यहाँ। सबसे पहला रेगुलेटरी रिस्क है। माइनिंग हाईली कंट्रोल सेक्टर है और माइन क्लोजर लाइबिलिटीज का फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा, थर्मल पावर बिजनेस। यस, GMDC के पास एक 250 मेगावाट का थर्मल प्लांट है गुजरात में, लेकिन PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर सिर्फ 20 to 30% है, जिसकी वजह से प्लांट चल तो रहा है लेकिन पिछले कई सालों से प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। हालांकि FY26 से PLF इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल GMDC अपनी माइनिंग लेगेसी को रेयर अर्थ्स और पॉलीमेटालिक प्रोजेक्ट्स के साथ फ्यूचर के क्रिटिकल मिनरल्स पुश में अलाइन कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में टॉप लाइन को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे सकता है। ये था GMDC। पर जब बात स्केल की होती है तो इंडिया का सबसे बड़ा माइनिंग बेहेमौत पिक्चर में आता है, कोल इंडिया, एक महारत्न PSU और देश के एनर्जी सिक्योरिटी का बैकबोन। 1975 में सिर्फ 79 मिलियन टन से शुरुआत और FY25 में रिकॉर्ड 781 मिलियन टन तक। इंडिया के टोटल कोल आउटपुट का लगभग 74% अकेले यही प्रोड्यूस करता है, यानी कोल मार्केट में प्रैक्टिकली नो रियल कंपटीशन। कोल माइनिंग से आगे बढ़कर
कंपनी अब क्रिटिकल मिनरल्स में भी एंट्री ले रहा है, माइनिंग से लेके एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक। ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ MOU, लिथियम माइंस के एक्विजिशन, हिंदुस्तान कॉपर के साथ टाइप और छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट एंड वैनेडियम माइनिंग लीज फाइनल। CIL की सब्सिडरी WCL तो सिंगरौली के कोल वेस्ट से भी मिनरल्स ढूंढ रही है, मतलब पहली बार वेस्ट को गोल्ड माइन बनाने की कोशिश। लेकिन FY25 का स्कोर कार्ड थोड़ा मिक्स्ड रहा। प्रोडक्शन था 781 मिलियन टन्स, पिछले साल से मार्जिनली बेटर। 5 साल का CAGR अप्रॉक्स 6.9%, ऑफ टेक 763 मिलियन टन्स। मतलब डिमांड इंटैक्ट है, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा फ्लैट हो गया है, जिसके रिफ्लेक्शन हम उनके टॉप लाइन और EBITDA में भी देख सकते हैं। FY26 में Q1 में रेवेन्यू 35,842 करोड़, ईयर ऑन ईयर 4% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% डाउन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सॉफ्टन हुआ। सबसे बड़ा मिस प्रोडक्शन 183.3 मिलियन टन, जबकि टारगेट था 208 मिलियन टन। और ऑफ टेक यानी जितना कोल एक्चुअल मार्केट में गया, दैट्स 191 मिलियन टन, जबकि टारगेट 225.4 मिलियन टन था। रीजन अर्ली मॉनसून और पावर डिमांड स्लो डाउन। क्रिटिकल रिस्क्स देखें तो पहला बोल्ड गाइडेंस, FY26 के लिए 875 मिलियन टन, FY27 के लिए 900 प्लस मिलियन टन। अगर डिमांड स्लिप हुई तो ये सिर्फ पेपर पे रहेगी। दूसरा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, जो है 48,047 करोड़, जो उनके टैंजिबल नेट वर्थ के बराबर है। अगर ये लाइबिलिटीज क्रिस्टलाइज हुई तो मैसिव कैश आउटफ्लो हो सकता है। तो हमने दो कंपनीज देखी, GMDC और कोल इंडिया। दोनों अपने ट्रेडिशनल माइनिंग बिजनेस से निकलकर फ्यूचर के क्रिटिकल मिनरल्स की रेस में एंटर कर रहे हैं। GMDC अपने रेयर अर्थ और पॉलीमेटालिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू लॉन्ग टर्म टॉप लाइन बूस्ट का बेस बना रहा है, जबकि कोल इंडिया लिथियम, ग्रेफाइट, वैनेडियम जैसे मिनरल्स में अग्रेसिव मूव्स ले रहा है। लेकिन साथ ही नियर टर्म में इनके कोर बिजनेसेस का परफॉर्मेंस, डिमांड ट्रेंड्स और हाई रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल रिस्क्स दोनों कंपनीज की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेंगे। तो हमें इन सब पर भी नजर रखनी होगी। सो दिस वाज आवर वीडियो। क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स पे अब जियोपॉलिटिक्स से लेके ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन तक सबका स्पॉटलाइट है। डिमांड स्काई हाई है, लेकिन सप्लाई चेन चाइना हैवी और एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी टफ। इंडिया भी ये गेम में उतर चुका है। शॉर्ट टर्म में हम ग्लोबल सोर्सिंग और पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में GSI के एक्सप्लोरेशन ड्राइव्स, माइनिंग लॉज में रिफॉर्म्स और प्राइवेट प्लेयर्स के एंट्री से एक सॉलिड डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब ये सेक्टर अभी अर्ली फेज में है। शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और सप्लाई अग्रीमेंट से स्टॉक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आ सकती है। लॉन्ग टर्म में एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज पर फोकस रखने वाली कंपनीज का रोल बढ़ सकता है। PSU और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों की एक्टिविटीज मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दौर सिर्फ मिनरल्स की नहीं है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की भी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, GMDC या कोल इंडिया। और अगर आप चाहते हो ऐसे और डीप डाइव एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.